Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills once again. आज जो हम यहाँ पे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट 4 वर्क प्लेस स्किल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 का जो आपका सिलेबस है अगर देखा जाए तो बेसिकली इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, रेजिलियंस, टॉलरेंस, आपका सेल्फ बिलीफ, टीम वर्क और कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। इसके अलावा हमारी लीडरशिप में जो कंपैशन होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, स्पीकिंग स्किल्स होते हैं और आपके माइंड को कंट्रोल करने की जो तरीके होते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो हमारा डिस्कशन काफ़ी हद तक हमारे जो MCQs हैं केवल वहीं तक लिमिटेड रहेगा, लेकिन जल्द ही मैं आप लोगों के इसकी लेक्चर सीरीज भी एक कन्वर्ट करूंगा जिसमें कि आपका लाइक वन शॉर्ट वीडियो में मैं आपका पूरा रिवीजन करा सकूं हर यूनिट वाइज। ठीक है, तो उसको भी आप देखते रहिएगा। सो स्टे कनेक्टेड। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। Dash is a stage when stress attains a chronic stage and a person develops instability, frustration and emotional weakness. ऐसी कौन सी स्टेज होती है या फिर उस स्टेज को क्या बोला जाता है जहां पे आपकी स्ट्रेस इस लेवल पे पहुंच जाती है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं और आप इमोशनली वीक महसूस करते हैं। सो ऐसी स्टेज को क्या बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज बर्नआउट। ऐसी स्टेज को बोला जाता है बर्नआउट। तो अगर कोई व्यक्ति बर्नआउट है तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतना इमोशनली वीक है, इतना इनस्टेबल है कि वो प्रॉपर तरीके से बिहेव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंटल, फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेन ड्यू टू अ डिमांड दैट एक्सीड्स एन इंडिविजुअल्स कोपिंग एबिलिटी इज कॉल्ड। अगर आपकी लाइक इमोशनल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इट्स वेरी सिंपल, आई होप यू कैन इजीली गेस एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रेस। ऐसी ही सिचुएशन को हम स्ट्रेस बोलते हैं जहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो आपकी एबिलिटी से भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, आप बर्न आउट होने लगेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GAS स्टैंड्स फॉर। ये आपकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की थ्योरी होती है उसी में बेसिकली आपका GAS एक टर्म आती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GAS? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली आपका जो एक इंडिविजुअल होता है वो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल पैटर्न जो शो करता है एक स्ट्रेस के रिजल्ट की फॉर्म में, वही बेसिकली आपकी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम कहलाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम अभी और बाद में करेंगे। Which of the following is a stage in GAS? इनमें से कौन सी स्टेज है जो आपकी GAS यानी जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में आती है? And the correct answer is all of the above. आपका जो GAS होता है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, उसके अंदर आपकी 3 स्टेजेस आती हैं, अलार्म स्टेज, रेजिस्टेंस स्टेज एंड एग्जॉस्शन स्टेज। इसको अभी डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक है, तो इसको जो हम अपनी वन शॉट वीडियोस बनाएंगे उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। Which of the following factors cannot be considered as a source of stress? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपका सोर्स ऑफ स्ट्रेस कंसीडर नहीं किया जा सकता? And the correct answer is none of the above. इसका मतलब इन चार जो ऊपर के चारों ऑप्शन हैं इनमें से हर कोई जो है वो आपका स्ट्रेस का एक सोर्स हो सकता है। स्ट्रेस आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, इंडिविजुअल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, ग्रुप फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 A's ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट आर। स्ट्रेस मैनेजमेंट में 4 A's होते हैं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के 4 A's के बारे में बताता है? And the correct answer is avoid, alter, accept and adapt. अगर आप स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो आपको इन चारों स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहले अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ऑल्टर करने की, फिर एक्सेप्ट करने की और फिर उसको अडेप्ट करने की। ठीक है, इसके बारे में डिटेल स्टडी हम अपनी वन शॉट वीडियो में करेंगे। रिएक्शंस टू स्ट्रेस इज जनरली
आपका स्ट्रेस का जो जनरल रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। आपकी जब भी कभी आपको स्ट्रेस होगी तो आपके दो रिएक्शंस आपके हो सकते हैं, या तो आपका फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स हो सकता है, या फिर आपका जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम यानी GAS हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेस के आपके ये दो रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। The next question is dash is the process of being able to adapt well and bounce back quickly in time of stress। यानी अगर आपको स्ट्रेस हो रही है तो आप उस स्ट्रेस को कंट्रोल करके वापस से अपनी रिदम में वापस आ जाएं, ऐसा जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज रेजिलियंस। ऐसे स्ट्रेस को ऐसे प्रोसेस को रेजिलियंस बोला जाता है। ठीक है, तो रेजिलियंस वो क्वालिटी होती है जो कि आपको वो ताकत देती है या फिर वो एबिलिटी देती है कि आप स्ट्रेस के टाइम में क्विकली वापस से आप अपनी पुरानी रिदम में आ जाएं, स्ट्रेस होने के बावजूद भी। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू रेजिलियंस? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि रेजिलियंस को कंट्रीब्यूट करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपकी जो रेजिलियंस होती है वो हमेशा फंक्शन होती है कैरेक्टर का, कंट्रोल का और कनेक्शन का। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, अगर आपका कंट्रोल अच्छा है खुद के ऊपर, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे हैं तो आप एक रेजिलियंट पर्सन बन सकते हैं। कनेक्शन सोशल कनेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, सो देखा जाए तो 7 C's होते हैं। 7 C आर देयर इन रेजिलियंस मॉडल। कौन कौन से होते हैं? कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंस, कनेक्शन, कैरेक्टर, कंट्रीब्यूशन, कोपिंग एंड कंट्रोल। These are the 7 C's of resilience जो कि आप याद रख सकते हैं, जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। The ability of groups of people to respond to and recover from adverse situations such as natural disasters, acts of violence, economic hardship and other challenges is called। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपके लोगों को रिकवर करने की और रिस्पॉन्ड करने की इस तरह की सिचुएशंस में आपकी जो है मतलब मदद करता है? ऐसा कौन सा फैक्टर होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी रेजिलियंस। मैंने अभी आपको बताया था रेजिलियंस आपकी बाउंस बैक करने की कैपेबिलिटी होती है। तो अगर आप एक कम्युनिटी के अंदर एज अ कम्युनिटी आप एक रेजिलियंस शो करते हैं तो वो आपकी कहलाती है कम्युनिटी रेजिलियंस। 4 तरह की रेजिलियंस आपको बच्चों देखने के लिए मिलेंगी। एक होती है साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। साइकोलॉजिकल रेजिलियंस का मतलब ये होता है कि अगर आप मेंटली किसी भी टॉर्चर को विदस्टैंड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है ना, अगर आपको कोई भी मेंटल शॉक लगता है या आपको कोई भी एक मेंटल एडवर्सिटी फॉलो करनी पड़ती है, एक चैलेंज को फेस करना पड़ता है और आप आसानी से अपनी काम स्टेज में या फिर रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं, तो आप साइकोलॉजिकली रेजिलियंट हैं। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब कि अगर आप एक इमोशनल ट्रामा से गुजरे हैं या फिर अगर आपको इमोशनली एक लॉस बेयर करना पड़ा है, उसके बाद भी आप वापस से अपनी नॉर्मल लाइफ में बाउंस बैक कर गए हैं, तो आप इमोशनली रेजिलियंट हैं। फिजिकल रेजिलियंस का मतलब if somebody has met with an accident और एक बहुत ही fatal accident और उसके बाद जिसकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई है, लेकिन उसके बाद भी you are actually coming back to the you can say life और आप पूरी तरीके से पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप वापस से हिट कर रहे हैं, तो आप फिजिकली रेजिलियंट हैं। कम्युनिटी रेजिलियंस का मतलब होता है कि जहां पे आप ऐसा इंडिविजुअल काम नहीं करते, जहां पे आप ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। अब अगर आप अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं तो अर्थक्वेक कभी भी किसी एक बंदे को या किसी एक व्यक्ति को इम्पैक्ट नहीं करता, वो पूरी सोसाइटी को या पूरी कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। तो वहां पे अगर एज अ कम्युनिटी आप एक रेजिलियंस शो कर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, लोगों की भी मदद कर रहे हैं और आप खुद भी अपने आप को अपलिफ्ट कर पा रहे हैं कि ठीक है मैं वापस से अपनी स्ट्रेंथ को गेन करूंगा, तो वो सिचुएशन आपकी कहलाती है बच्चों कम्युनिटी रेजिलियंस। ठीक है, तो 4 तरह की रेजिलियंस आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the allowing, permitting or acceptance of an action, idea, object or person which one dislikes or disagrees with। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपका
एक एक्शन, आइडिया या ऑब्जेक्ट जिसको कि एक व्यक्ति डिसलाइक करता है, उसके बाद भी वो उसको अलाउ कर देता है, एंड दैट इज कॉल्ड योर टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति कुछ भी उल जुलूल किए जा रहा है या कुछ भी उल्टा सीधा किए जा रहा है और उसके बाद भी आप शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये कहलाती है आपकी टॉलरेंस। आप भले ही आपको वो चीज पसंद नहीं आ रही, सामने वाला व्यक्ति किस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी आपने अपने माइंड का काम जो है वो बनाया हुआ है, आप अपने माइंड की जो लाइक सेरेनिटी है आप उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर टॉलरेंस। Which of the following statements is false about tolerance? Tolerance के बारे में आपका कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है? तो प्लीज रीड द स्टेटमेंट्स एंड जस्ट टेल द करेक्ट आंसर। And the correct answer is none of the above. इनमें से कोई भी ऑप्शन कोई भी ऑप्शन जो है वो फॉल्स नहीं है। इसी वजह से आपका none of the above is the right answer, ठीक है। ये तीनों चीजें जो है A, B और C, ये तीनों की तीनों चीजें जो है आपकी टॉलरेंस में ही काउंट की जाती हैं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not true about self belief? सेल्फ बिलीफ के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं? And the correct answer is C. Self-belief means that you should have enough self-confidence to change and overestimate your abilities. Now, overestimating is the wrong part here. जब आप अपनी एबिलिटीज को, अपने जितनी आपके अंदर एबिलिटीज होती हैं उससे ज्यादा आंकने लगते हैं या फिर उससे ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होने लगता है, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है। और ऐसे एटीट्यूड को हम फिक्स्ड माइंड सेट या फिर फिक्स्ड माइंड एटीट्यूड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ओवर एस्टिमेशन शुड नॉट बी देयर इन केस ऑफ सेल्फ बिलीफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्लीज चूज द करेक्ट आंसर। And the correct answer is self-esteem is our belief in our own inherent value, worth, and how deserving we are of love, happiness, success, and other good things in life. देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एक जैसे नहीं होते। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। सेल्फ एस्टीम जो होता है वो एक तरह का बिलीफ होता है कि भाई हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है और हमें बेसिकली जो ऑल प्लेजर्स ऑफ लाइफ है या फिर जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो हमें मिलनी चाहिए, लोगों को हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम है तो आई विल टॉक अबाउट इट कि लोगों को मुझे रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस वर्दीनेस या ओवरऑल वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी जो डिफरेंस नहीं कर पाते लोग, वो इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि वो सेल्फ एस्टीम को नहीं समझ पाते। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि लोगों को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप उस चीज को प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ एस्टीम को प्रूव नहीं किया जा सकता। सेल्फ एस्टीम आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप प्रूव कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी से, अपने एक्सपर्टीज से, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ अ ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल or to complete a task in the most effective and efficient way. Please fill the blank with the appropriate option. And the correct option is teamwork. Teamwork एक ऐसा collaborative effort होता है ग्रुप का जहां पे सब लोग कॉमन गोल को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। That is called your teamwork. Which of the following are the most important characteristics of a team? एक टीम के अंदर सबसे important characteristics क्या होते हैं? And the correct answer is all of the above. कोई भी जो टीम होती है उसके अंदर cohesion and communication भी होना चाहिए, उनके बीच में कॉमन गोल होना चाहिए और कमिटमेंट होना चाहिए उस गोल को अचीव करने का, तभी वो एक टीम कहलाती है।
ठीक है, ये चारों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टीम के लिए। बेसिक टीम डायनेमिक्स इंक्लूड, आपका जो बेसिक टीम डायनेमिक्स होता है, टीम डायनेमिक्स का मतलब है कि जो टीम की वैल्यू को एनहेंस करता है या टीम को इंपैक्ट करता है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कम्युनिकेशन भी आपकी टीम के अंदर पूरा इफेक्टिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, कॉपरेशन होना चाहिए और इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे के ऊपर रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए। बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको अब जैसे अब टीम डायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो अब आपको पता लग गया कि टीम डायनेमिक्स के अंदर ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, बट दैट डजंट मीन एनीथिंग जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे कि टीम डायनेमिक्स का मतलब क्या है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन एवरी सिंगल आंसर और एवरी सिंगल ऑप्शन। अगर वो है तो क्यों है, और अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है, तभी इस सीरीज से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? एंड द राइट आंसर इज एवरी टीम इज अ ग्रुप। अब देखिए ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखिए कोई भी जो टीम होती है वो हमेशा एक ग्रुप होती है। यानी जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप में आपने काफी सारे लोगों को जोड़ दिया, लेकिन जब तक आप उन काफी सारे लोगों को, जो जुड़े हुए लोग हैं ग्रुप में, जब तक आप उनके अंदर कोहेसिवनेस, कोऑर्डिनेशन, उनके अंदर इंटरडिपेंडेंस या फिर उनको एक कॉमन गोल से नहीं बांधेंगे, या जब तक आप उनको ये चारों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देंगे, तब तक वो एक टीम नहीं कहलाएगी। अगर आप टीम और ग्रुप में डिफरेंस देखें तो आपको यहाँ पे एक क्लियर सा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, बट मेजर डिफरेंस वही होता है जिसके अंदर, जिस ग्रुप के अंदर ये चारों क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी? कोहेशन, कमिटमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। और यस ऑफ कोर्स वन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन गोल। जब ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक आपकी एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं तो वही बेसिकली आपका एक टीम बन जाता है। तो टीम देखा जाए तो एक ग्रुप ही है, लेकिन हर ग्रुप टीम नहीं होता, ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन DISC असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल्स, C स्टैंड्स फॉर। DISC असेसमेंट्स यानी डिस्क असेसमेंट जो होता है आपके कम्युनिकेशन का, उसमें C का मतलब क्या होता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा सा डिस्कशन से पता करते हैं। DISC एक असेसमेंट होता है आपके कम्युनिकेशन में, जो जिसके बेसिस पे आपके असेसमेंट को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। या तो आपका कम्युनिकेशन डोमिनेंस स्टाइल का है, इन्फ्लुएंस स्टाइल का है, स्टीडीनेस स्टाइल का है, या फिर वो कॉन्शियस स्टाइल का है, ठीक है। तो डोमिनेंस स्टाइल तब होता है कि जब आप अपने रिजल्ट, बॉटम लाइन या फिर कॉन्फिडेंस के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान देते हैं, ठीक है, और आप एक बिग पिक्चर देखते हैं, तो तब आप उसको डोमिनेंस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि जब जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो सामने वाले को परसुएड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए कम्युनिकेट करता है, तो वो इन्फ्लुएंस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कहलाता है। स्टीडीनेस जो होती है वो तब होती है कि जब आपका जो व्यक्ति है वो आपकी सिंसेरिटी, डिपेंडेबिलिटी या फिर कॉपरेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है, तो ऐसे कम्युनिकेशन को आप स्टीडीनेस कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। या फिर आपका कॉन्सेंशियस जो होता है वो होता है जहां पे आप क्वालिटी, एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस या फिर एक्यूरेसी, जो इंटरनल क्वालिटीज होती हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो तब आपका कम्युनिकेशन जो होता है वो आपका कॉन्शियस कम्युनिकेशन कहलाता है। इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ ग्रुप
creativity technique by which efforts are made to find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its member. ऐसा कौन सा प्रोसेस होता है जहां पे लोग अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, शेयर करके आप एक इंफॉर्मेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं एंड देन फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. And the correct answer is brainstorming. Brainstorming is just like a group discussion. लेकिन ग्रुप डिस्कशन में आप जो कंक्लूसिव रिमार्क लेके आते हैं वो कंक्लूसिव रिमार्क आपका जरूरी नहीं है हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, ठीक है. लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है वो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड या फिर एक पर्पस के साथ किया जाता है कि हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो जब ब्रेनस्टॉर्मिंग खत्म होती है तो वी ऑलवेज हैव अ सॉल्यूशन इन आवर हैंड्स. तो यहाँ पे बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, काफी सारे एक्सपर्ट्स एक जगह पे बैठ के अपने अपने व्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन दे कम टू अ कंसेंसस और अ कंक्लूजन जो कि आपका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है. तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग. The informal communication network in a group or organization is called. You need to select the right option. And the answer is grapevine. हमेशा याद रखिएगा जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप के मेंबर्स के बीच में, वो हमेशा आपका ग्रेपवाइन कहलाता है. यानी जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, उसके अंदर कोई पैटर्न नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, तो वो आपका कहलाता है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. Coming to the next question, which of the following may act as a potential barrier in communication? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके कम्युनिकेशन में एक पोटेंशियल बैरियर का रोल प्ले कर सकता है? And the correct answer is all of the above. अगर आप फिल्टर करते हैं, सामने वाला व्यक्ति अगर कुछ बोल रहा है और आप इसमें से केवल फिल्टर करके सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपके कम्युनिकेशन में एक बैरियर का काम कर सकता है. सेलेक्टिव परसेप्शन, आप पहले से दिमाग में ये बात मान के बैठे हैं कि जो भी ये व्यक्ति बोलेगा ना वो गलत ही बोलेगा, तो उस सिचुएशन में आपकी कम्युनिकेशन में पहले से आपने एक परसेप्शन क्रिएट कर रखा है, तो वहां पे वो इफेक्टिव नहीं होगा. इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दे कि आप उसको डाइजेस्ट ही ना कर पा रहे हो, तो आप उसमें से कुछ नहीं समझेंगे. हमारा माइंड जो होता है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन की तरह से काम करता है. अगर इंफॉर्मेशन ओवरलोड होती है तो वो पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है. तो इन तीनों फैक्टर्स के केस में आपका कम्युनिकेशन जो है वो पोटेंशियली ये जो है आपके पोटेंशियल बैरियर का काम करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन को गलत तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. Coming to the next question, dash can be defined as willingness and desire to be kind to others. And the correct option is compassion. Compassion का मतलब होता है when you show kindness to other people or when you show respect and you can say you are becoming very much respectful towards somebody, that is called your compassion. Which of the following is not true about compassionate leadership? लीडरशिप और वो भी compassionate, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं और क्या क्या क्वालिटीज नहीं हो सकती हैं, तो आपको यहाँ से पढ़ना है और आपको सेलेक्ट करना है द राइट ऑप्शन. And the correct option is compassionate leadership is nothing more than just being a compassionate individual and caring for a colleague who is in pain. यानी अगर आप अपने एक साथी की हेल्प कर देते हैं, ठीक है, और जब उसको परेशानी है और आप जो है केवल एक ही व्यक्ति के लिए कंपैशनेट हैं, तो उसको कंपैशनेट लीडरशिप नहीं कहा जा सकता. या फिर एक ग्रुप के लिए भी अगर आप कंपैशनेट हैं और पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, तो आप कंपैशनेट लीडर नहीं कहे जा सकते. आपको किसी भी बेसिस पे बाइसिंग नहीं करनी है, आपको हर एक व्यक्ति के लिए कंपैशनेट रहना पड़ेगा, तभी जाके आप एक कंपैशनेट लीडरशिप या कंपैशनेट लीडर कहलाएंगे, ठीक है. तो कंपैशनेट लीडर क्या क्या करता है? कंपैशनेट लीडर एंकरेजेस कंपैशन एंड केयरिंग इन द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन. पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो एंकरेज करता है कि कंपैशन जो है हर कोई कंपैशन शो करे या फिर हर कोई व्यक्ति एक दूसरे की मदद करे, हेल्प करे. Number 3, compassionate leader encourages employees to talk about their problems and to provide support to one another. यानी वो हमेशा कोशिश करता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में
बातें करें और अगर उनको कोई भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। ठीक है, तो कंपैशनेट लीडर इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। केवल एक व्यक्ति या एक ग्रुप स्पेसिफिक को सपोर्ट करना और उनके प्रति कंपैशन की भावना रखना, ये आपको एक कंपैशनेट लीडर की फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू 3 A's ऑफ एक्टिव लिसनिंग? इनमें से कौन से 3A ऑफ एक्टिव लिसनिंग में सुटेबली फिट होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। जो आपकी 3 A's होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अटेंशन, एटीट्यूड एंड एडजस्टमेंट। अगर आपके अंदर ये तीनों हैं तो आप एक एक्टिव लिसनर हैं। अगर आप ये तीनों नहीं हैं तो उस सिचुएशन में आप एक एक्टिव लिसनर की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। Which of the following is not associated with workplace stress? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वर्कप्लेस स्ट्रेस के साथ फिट नहीं बैठता है? And the correct option is supervisory support. अगर आपको सुपरवाइजरी सपोर्ट मिलेगा तो क्या कभी आपको स्ट्रेस होगी? नहीं होगी। तो इसका मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद द वर्कप्लेस स्ट्रेस। लेकिन बाकी सारे तीनों ऑप्शंस जो हैं, अगर आपको वर्कलोड दिया जाएगा, ओवरलोड दिया जाएगा तो आप स्ट्रेस आउट होने लगेंगे। अगर आपके अंदर जॉब इनसिक्योरिटी होगी कि पता नहीं मुझे कब जॉब से निकाल दे, तो तब भी आप स्ट्रेस आउट होंगे। अगर आपके अंदर अगर आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट करने की टेंडेंसी है अपने कोवर्कर के साथ, आप उनकी कभी हेल्प नहीं करते हैं या फिर आप उनको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहां पे भी आपको जो वर्क प्लेस की स्ट्रेस है उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन सुपरवाइजरी सपोर्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। वो ये आपका बेसिकली एक ऑपोजिट फिनोमिना है जो कि स्ट्रेस को रिड्यूस करने का काम करता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट हिज or her achievements are determined by fate would be described as having an dash locus of control. ऐसा व्यक्ति जो केवल इसी बात पे विश्वास करता है कि भाई जो भी मिलेगा भाग्य से मिलेगा, मेरा भाग्य में होगा, मेरे लक में होगा तो मुझे मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के अंदर लोकस ऑफ कंट्रोल जो होता है वो क्या कहलाता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। देखिए, ये वही फैक्टर है जहां पे हमने इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन की बात की थी। यहां पे भी क्या है कि जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेकर पूरा का पूरा जो रिजल्ट का जो भार है या पूरे रिजल्ट का जो पूरा का पूरा ओनस है वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर या एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डाल देते हैं, तो आपका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो एक्सटर्नल हो गया। मतलब आप खुद से इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस आप जानते हैं ना, किसी भी चीज का जो सेंटर होता है वो बेसिकली आपका कहलाता है। तो आप सोच के देखिए कि जब आपका सेंटर ही आपके अंदर नहीं है, कंट्रोल का सेंटर, तो आप खुद उस चीज को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? आप पूरी तरीके से आपने कंट्रोल जो है वो एक्सटर्नल कंडीशन को दे दिया है, इसीलिए आपको क्या बोला गया? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस। यू स्ट्रेस, यू जो है, यू का मतलब होता है गुड। ये एक प्रीफिक्स जिससे भी पहले लग जाता है वो आपका कहलाता है गुड थिंग, राइट? तो यू स्ट्रेस का मतलब हो गया अच्छी स्ट्रेस, राइट? सो गुड स्ट्रेस कैन प्रोड्यूस, ऑब्वियसली यू कैन इजीली गेस इट, बोथ ऑफ द अबव। अगर आप एक अच्छी स्ट्रेस को एक्सपोज किए जाते हैं तो वो आपकी मोटिवेशन भी आपको प्रोवाइड कराती है और कोपिंग एबिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराती है। अच्छी स्ट्रेस का मतलब क्या होगा? स्ट्रेस दोनों तरह की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होती है जो आपको कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करती है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई क्रिकेटर है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहा है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव स्ट्रेस है कि मुझे इंडिया के लिए ये मैच जीतना है। तो वो जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वही उसको उस मैच को जीतने के लिए मोटिवेट करेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पॉजिटिव स्ट्रेस की? अभी हमने डिस्कस किया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। आपकी जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है, वो एक्साइटिंग फील कराती है आपको, यू फील एक्साइटेड, ऑलवेज एक्साइटेड।
इट मोटिवेट्स, वो आपको मोटिवेट करती है, ठीक है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। टॉलरेंस इज द कैपेसिटी ऑफ एंड्यूरिंग प्रेशर विदाउट बीइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नेगेटिव। यानी टॉलरेंस जो है वो कैपेसिटी है जो आपको प्रेशर बियर करने की टेंडेंसी देती है या प्रेशर बियर करने की कैपेबिलिटी देती है विदाउट फीलिंग नेगेटिव। देखिए, प्रेशर हर कोई बेयर करता है, कुछ उस प्रेशर को बेयर करते हुए नेगेटिव फील करते हैं, कुछ लाइक न्यूट्रल फील करते हैं और कुछ पॉजिटिव फील करते हैं, ठीक है। तो जो न्यूट्रल फील करते हैं ना, वहां बेसिकली आपकी टॉलरेंस कहलाती है कि भाई ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड, इतना प्रेशर पड़ता ही है, ठीक है ना। तो विदाउट फीलिंग नेगेटिव, इफ यू आर एबल टू एंड्यूर प्रेशर, यू आर कंसिडर्ड टू बी टॉलरेंट पर्सन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपैशनेट लीडर एनकरेजेस, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू कैन इजी आंसर द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ओपनली। एक जो कंपैशनेट लीडर है वो हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स को या फिर अपने कंट्रोल वाले लोगों को हमेशा अलाउ करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें। जब तक प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके कंपैशनेट लीडर का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ टीम वर्क इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। टीम वर्क के प्रिंसिपल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो होते हैं, अगर आपको वो पता है तो आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो उसके अंदर नहीं आता है। And the correct answer is the team must have prejudiced opinions. Now prejudiced opinion का मतलब क्या होता है कि टीम के लोग जो है वो आपस में एक प्रिजुडिस बना के बैठे हैं कि ये जो व्यक्ति है या फिर ये स्पेसिफिक आदमी जो है वो ठीक नहीं है या फिर वो काम नहीं करता है। जब आप प्रिजुडिस अपने माइंड में लेके बैठे होते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति को प्री जज करने लगते हैं, ठीक है। तो टीम के अंदर ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए। अगर टीम के अंदर वो कोहेसिवनेस नहीं होगी या फिर एक साथ काम करने की टेंडेंसी नहीं होगी तो टीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is the practice of focusing on the good in any given situation. कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो इस डैश में या फिर इस फिल इन द ब्लैंक्स में फिट बैठेगा? एंड द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप हमेशा अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, माइंडफुलनेस रेफर्स टू। माइंडफुलनेस एक तरह की मेडिटेशन होती है, तो माइंडफुलनेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है? यू नीड टू सेलेक्ट द ऑप्शन एंड द राइट ऑप्शन इज कंट्रोलिंग माइंड। माइंडफुलनेस एक ऐसी मेडिटेशन होती है जहां पे आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो चैटर है उस चैटर को शांत करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप अपनी एफिशिएंसी, अपने प्रोसेस को और ज्यादा एनहेंस कर सकें, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश एंड डैश आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द लिसनर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। अगर आप किसी कम्युनिकेशन का मीनिंग समझना चाहते हैं तो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी को एक्टिवली सुनने के लिए? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पिच एंड टोन। आपके कम्युनिकेशन या आपकी लैंग्वेज का, आपकी बोलने का जो पिच है और आपके बोलने का जो टोन है वो काफी हद तक सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ बता देता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं और आपका जो कम्युनिकेशन है, आप क्या क्या कम्युनिकेट आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग द डेटा बट डैश इज लेटिंग द साउंड बीट योर ईयर ड्रम्स। आई होप ये आपको बहुत क्लियर होगा, इसके बारे में भी हम पहले बातें कर चुके हैं, बट इवन देन प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज लिसनिंग एंड हियरिंग। लिसनिंग जो होता है वो आपके डेटा को सुनने के बाद उसको प्रोसेस करना और रिस्ट्रक्चर करना, दोनों उसके अंदर आते हैं। लेकिन हियरिंग का मतलब होता है केवल किसी साउंड को सुनना। तो लिसनिंग और हियरिंग में जो डिफरेंस है वही यहाँ पे फिट बैठता है, ठीक है।
Coming to the next question, listening process involves. Now this is the question which is based on the previous question only, so you can easily give the answer. And the correct answer is all of the above. Listening का मतलब होता है जो आपने सुना है, आप उस डेटा को प्रोसेस कीजिए, आप उस डेटा को रीस्ट्रक्चर कीजिए और आप उस डेटा को एक स्पेसिफिक मीनिंग दीजिए. ये तीनों स्टेप आपके, तीनों प्रोसेस जो होते हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं किसमें? लिसनिंग प्रोसेस के अंदर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोन्स रिप्रेजेंट थॉटफुलनेस? आपकी जो टोन्स होती हैं, बोलने का तरीका, वो आपके अलग अलग तरह के मूड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. ठीक है, तो कौन सी टोन इसमें से ऐसी है जो थॉटफुलनेस को रिप्रेजेंट करती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सीरियस टोन. जब आप सीरियस टोन में बोलते हैं तो उस टोन में आप थॉटफुलनेस को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जब आप और अलग बहुत सारी तरह की टोन्स आपकी देखने के लिए मिलती हैं आपको, उसके बारे में भी हम फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे. Dash tone is used when a speaker wants to bring about a good impression of her life. अगर आप अपने पुराने अच्छे लम्हों को याद करते हुए कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कौन सी टोन आप यूज करेंगे? I believe it's quite easy and the correct answer is reflective tone. जब आप किसी चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हुए कुछ बोलते हैं तो वो आपकी रिफ्लेक्टिव टोन कहलाती है. ये टोन जो है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको थियोरेटिकली पढ़ना तो पॉसिबल है, लेकिन समझने के लिए आपको टोन का प्रॉपर तरीका समझना पड़ेगा. सो उसके लिए हम एक जो लेक्चर बनाएंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊं. विच ऑफ दीज फैक्टर डिस्टिंग्विश वन स्पीकर फ्रॉम द अदर स्पीकर? दो स्पीकर्स को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो किस बेसिस पे आप करेंगे? उनके ऑडियंस के बेसिस पे, उनके स्पीच स्टाइल के बेसिस पे, उनके मैसेज कंटेंट के बेसिस पे, या फिर फीडबैक के बेसिस पे? द करेक्ट ऑप्शन इज स्पीच स्टाइल. हमेशा याद रखिए, स्पीकर के हर इंडिविजुअल का अपना बोलने का एक अलग तरीका होता है. तो स्पीच स्टाइल वो फैक्टर होता है जहां पे आप दो स्पीकर्स को डिफरेंशिएट करते हैं. Which of these is not a type of speech? इनमें से कौन सी ऐसी टाइप है जो स्पीच नहीं होती है? Well, this is pretty easy. And the correct answer is learning. Learning टाइप की कोई स्पीच नहीं होती. Extempore का मतलब होता है कि जब आप एक अनप्रिपेयर्ड टॉक देते हैं, यानी आपको पता है कि आपको टॉक देना है बट आप अनप्रिपेयर्ड हैं. ठीक है ना, आप अचानक वहां पे अपने आप से खुद से बोलेंगे. इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है आपको ये भी नहीं पता कि आपको स्पीच देनी है और अचानक से आपको खड़ा करके बोल दिया जाए कि चलिए आप कुछ बोलिए, वो कहलाता है इम्प्रॉम्प्टू. मेमोराइज्ड का मतलब होता है आपको पता है, आपने अच्छे से मेमोराइज कर रखी है और अब आप बोल रहे हैं. रीडिंग का मतलब है कि आपको पता है और आपने एक पेपर पे लिखा हुआ है और आप उस पेपर में से देख देख के बोल रहे हैं. तो ये आपकी अलग अलग तरह की स्पीचेस होती हैं. विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड इन अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन? एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जब आप किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सी चीज आपकी कंसीडर नहीं की जाती? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बॉडी लैंग्वेज. जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है आपकी कम्युनिकेशन को. मैंने ये क्यों बोला बहुत ज्यादा? आप सोच रहे होंगे कि सर वो तो बिल्कुल भी नहीं करती है, लेकिन ध्यान रखिए बच्चों, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बोलने के तरीके को पूरी तरीके से चेंज कर सकती है. तो जब आप बोल रहे हैं तो सामने वाला भले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख ना पाए, लेकिन वो आपके टोन से, आपकी पिच से, आपके बोलने के तरीके से, आपके एनर्जी लेवल से, उन सब चीजों से आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर बॉडी लैंग्वेज इन मेजर उसको असेस कर सकता है. ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफी हद तक आपकी कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट डालती है, बट डायरेक्टली नहीं डालती, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति डायरेक्टली आपकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख पाता. तो यहाँ पे जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो करेक्ट आंसर है. टोन ऑफ स्पीकर पूरी तरीके से आपकी जरूरी बिल्कुल अच्छी टोन होनी चाहिए फोन पे बात करते हुए. वॉल्यूम ऑफ स्पीकर शुड बी हाई, जिससे कि आसानी से समझा जा सके, नॉट टू हाई एक्चुअली. एंड इमोशनल कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, आप किस तरह की बात कर रहे हैं उसके अंदर इमोशंस जो हैं वो जरूर होने चाहिए, बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल टॉकिंग ओवर फोन. ठीक है, आफ्टर
about how many rings should the telephone be lifted. These are considered to be the telephonic courtesy, telephonic etiquettes. और इन टेलीफोनिक एटिकेट्स में जनरली एक कॉमन फिनोमिना है या फिर एक कॉमन रूल है कि जब आपका जो टेलीफोन है वो स्पेसिफिक इतनी रिंग्स के बाद आपका उठ जाना चाहिए. अगर नहीं उठा रहे हैं तो यू आर बीइंग रूड टू द कॉलर. ठीक है. सो लाइक हाउ मेनी रिंग्स शुड बी देयर, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 2. अगर आपका फोन बज रहा है तो कोशिश कीजिए कि 2 रिंग से ज्यादा उसमें ना बजे और आप उस फोन को उठा लें. ठीक है. ये आपका टेलीफोनिक जो है एटिकेट्स कहलाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी डन विद. किसी को जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो किस तरीके से देनी चाहिए? एंड द करेक्ट आंसर इज एम्पैथी. एम्पैथी का मतलब, आई होप यू रिमेंबर, एम्पैथी का मतलब होता है व्हेन यू पुट योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अनदर पर्सन. और जब आप खुद को सामने वाले व्यक्ति के जगह पे रख के देख रहे हैं, वो आपकी कहलाती है एम्पैथी. मतलब अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो आप ये एनालाइज कर लें कि क्या वो व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में कैपेबल है, क्या उसके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं. अगर आप इन सब चीजों को कंसीडर करके और तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो आपका कहलाता है एम्पैथी. द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश रैपो विद द ऑडियंस इज. रैपो का मतलब होता है किसी के साथ एक स्मॉल रिलेशनशिप बनाना जिससे कि सामने वाला व्यक्ति आपको, आप पे रिलाय करने लगे, आप पे फेथ करने लगे और आपको अच्छे से सुने. द करेक्ट ऑप्शन इज मेकिंग आई कॉन्टेक्ट. आई कॉन्टेक्ट जब आप किसी के साथ बनाते हैं तो आप एक रैपो बिल्डिंग कर रहे होते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति के साथ आप एक कंफर्टेबिलिटी वाला जोन तैयार कर रहे होते हैं. ठीक है. तो रैपो बनाने के लिए आई कॉन्टेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. An employee in an organization communicates vertically with his. जब एक एम्प्लॉय वर्टिकल कम्युनिकेशन करता है तो वो किसके साथ कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ऑफ द अबव. यानी जब वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा होता है तब वो वर्टिकली डाउन कम्युनिकेट कर रहा होता है. जब वो अपने सुपीरियर्स के साथ बात कर रहा होता है तब वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर रहा होता है. ठीक है. The next question is, an employee in an organization communicates horizontally with his. Horizontally जब वो communicate करेगा तो किसके साथ communicate करेगा? And the correct answer is colleagues. अपने साथ वाले लोग जो अपने लैडर, अपने रंग के लोग हैं या फिर जो अपने लेवल के लोग हैं, उनके साथ जब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा तो वो कहलाता है horizontal communication. Coming to the next question. Dash is a personality attribute that measures the degree to which people believe they control their own fate. यानी जब लोग ये विश्वास करते हैं कि हम अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हैं तो ऐसे पर्सनालिटी एट्रीब्यूट को क्या बोला जाता है? एंड द राइट आंसर इज लोकस ऑफ कंट्रोल. अगर आपका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि आप ये विश्वास करते हैं कि हम अपने भाग्य को खुद कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो इसका मतलब ये है कि आप इस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे भाग्य में जो होगा हमें मिल जाएगा और अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा. ठीक है. Which of the following is not a benefit of teamwork? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि आपके टीम वर्क का बेनिफिट नहीं है? टीम वर्क के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो आपका टीम वर्क का एक डिसएडवांटेज क्वालिफाई करता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्लाइन इन इंटीग्रेशन. जब भी कभी आप टीम्स बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आपको फेस करना होता है 2 टीम्स को इंटीग्रेट करना, क्योंकि दोनों टीम्स के अलग अलग लीडर होते हैं. अब जब आप 2 टीम्स को मिलाएंगे तो आपको एक लीडर बनाना पड़ेगा, तो दोनों लीडर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. इसी तरीके से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. तो इसीलिए इंटीग्रेशन जो होता है टीम के केस में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो टीम वर्क का जो बेनिफिट नहीं है या फिर जो उसका डिसएडवांटेज है वो बेसिकली आपका डिक्लाइन इन इंटीग्रेशन. What does gossiping do to a team? जब आपकी टीम में गॉसिपिंग होने लगती है या फिर लोग आपस में फालतू बातें, इनफॉर्मल बातें ज्यादा करने लगते हैं, तो उससे आपको क्या नुकसान होता है?
And the correct answer is leads to unhealthy competition in a team. अनहेल्दी कंपटीशन का मतलब क्या होता है? हेल्दी कंपटीशन वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। अनहेल्दी कंपटीशन वो होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं और जो आपको आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं। ठीक है, तो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स आपके बढ़ जाते हैं जब आपकी गॉसिपिंग होने लगती है तो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टू डू और से समथिंग इन अ पॉजिटिव वे इन रिप्लाई इज कॉल्ड। जब आप एक पॉजिटिव वे में रिप्लाई करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रिस्पॉन्डिंग। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में यही डिफरेंस होता है। रिएक्ट जब भी आप करते हैं तो एक नेगेटिव तरीके से करते हैं, और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक पॉजिटिव तरीके से करते हैं। ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वो रिस्पॉन्ड करता है कि रिएक्ट करता है। बट हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा रिस्पॉन्ड करना है, कभी भी रिएक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना ही आपका एक पॉजिटिव वे कहलाता है किसी भी चीज के रिप्लाई का। So that's all for today, my dear students. This was your Unit 4 in Soft Skills. I hope कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ लर्न जरूर किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। सो आई बिलीव कि ये MCQs आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। If you have any suggestion or any feedback you want to give to me, then you can just like put it into the comment box. आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप ये PDF, इनके ऑडियो लाइक रिकॉर्डिंग्स, इन सब चीज़ों को आप आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच अगेन। हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।